नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है स्टेट सेक्रेटेरिएट सिस्टम। स्टेट सेक्रेटेरिएट सिस्टम, राज्य सचिवालय व्यवस्था। हिंदी में इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं राज्य सचिवालय व्यवस्था। आज हम शासन सचिवालय के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि ये सिस्टम जो है वो होता क्या है। देखो, अब तक आपने पढ़ा गवर्नर, राज्यपाल पढ़ा। राज्य प्रशासन की सारी शक्तियां गवर्नर में निहित होती है और उन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद करती है। मुख्यमंत्री का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, उनके कार्य पढ़े, मुख्यमंत्री के कार्य उनकी भूमिका पढ़ी। तो जब आपने मंत्रिपरिषद पढ़ा, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो किसी विभाग के आपने पढ़ा है कि किसी एक विभाग के सर्वोच्च जो पदाधिकारी होते हैं वो मंत्री होते हैं। मतलब विभाग के जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो मंत्री होते हैं। उनके नीचे, मंत्री के नीचे सचिव होते हैं, सेक्रेटरी। तो नीति का निर्धारण पॉलिसी फॉर्मुलेशन मंत्री परिषद में होता है। उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मंत्री परिषद को जिस सहायता एवं सलाह की आवश्यकता होती है वो शासन सचिवालय द्वारा प्रदान की जाती है और उन नीतियों का, नियमों का निर्माण सचिवालय में होने के बाद उनका क्रियान्वयन सचिवालय के डायरेक्शन में नीचे की एजेंसीज, जिनको हम निदेशालय और अन्य नाम हैं वो कहते हैं, वो करते हैं। तो आपको यहां पर यह समझना है कि राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटेरिएट, राज्य शासन व प्रशासन का वह केंद्र है जहां से प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण, डायरेक्टली पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। राज्य शासन सचिवालय में पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। डायरेक्ट स्टेट की जनता के लिए राज्य सूची के विषयों पर जिन नीतियों का निर्धारण होता है वो राज्य सचिवालय में होता है। और इनडायरेक्टली रूप से नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी सचिवालय में संचालित होती है। इस प्रशासनिक संरचना के शिखर पर जो शासन सचिवालय होता है, इसके शीर्ष पर या इसके टॉप पर राजनीतिक नेतृत्व, सबसे ऊपर शासन सचिवालय में कौन होता है? पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसको हम मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। मध्य के स्तर पर सचिवालय और अंत में डायरेक्टरेट, निदेशालय होता है। सचिवालय वस्तुतः सत्ता का हृदय है, सत्ता, पावर का, अथॉरिटी का हार्ट है, जहां से शासन, शरीर के लिए आवश्यक निर्देश के रूप में रक्त संचार प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब आपने ये पढ़ा कि सरकार द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए, नीतियों तथा योजनाओं को यथार्थ धरातल पर लागू करने, विकास और कल्याण कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों की विशाल संख्या प्रत्येक देश में अनिवार्य रूप से कार्यरत रहती है। ये जो लोक सेवक होते हैं, इनमें सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, शासन सचिव कहलाते हैं। अतः इन सचिवों से युक्त आलय, सचिवालय, सचिव प्लस आलय, सचिवालय वर्ड कैसे बना? सचिव प्लस आलय। सचिवों से युक्त आलय, आलय यानी घर, सचिवालय कहलाता है। इस प्रकार जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा, केंद्र सरकार की भांति, केंद्र सरकार में कौन कौन से सचिवालय होते हैं? केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो ये सचिवालय होते हैं, उसी भांति प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक राज्य सरकार का एक शासन सचिवालय होता है, जो राज्य शासन की उच्चतम संस्था है। हर राज्य में एक शासन सचिवालय होता है और वो उस राज्य शासन की उच्चतम संस्था होती है, प्रशासनिक संस्था, उच्चतम, सबसे हायर जो प्रशासनिक संस्था होगी वो शासन सचिवालय होता है। ठीक है ना? इसमें महाराष्ट्र में मंत्रालय कहते हैं इसको, यहां में सचिवालय कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि सचिवों से युक्त, क्योंकि किसी भी विभाग के जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सचिव होते हैं, तो सचिवों से युक्त जो आलय घर है वो सचिवालय कहलाता है। अगर हम जाएं इतिहास में, तो भारत में आधुनिक सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत जो है ब्रिटिश के शासन के समय से हुई थी और उस टाइम इसको इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय सचिवालय है। जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का सामूहिक रूप है। भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, उनका कलेक्टिवली फॉर्म है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। उसी प्रकार राज्य सरकार के समस्त विभाग सम्मिलित रूप से राज्य शासन सचिवालय के नाम से जाने जाते हैं।
ठीक है, राज्य शासन सचिवालय के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा समझना है कि जो राजनीतिक मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उनके पास न तो पर्याप्त समय होता है और न ही विशेषज्ञता से युक्त प्रशासनिक कुशलता। अतः प्रशासन तंत्र में कार्यरत कार्मिक गण, अधिकारी गण उन्हें परामर्श एवं सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में हुई, 1949 सॉरी। राजस्थान शासन सचिवालय की जो स्थापना हुई वो 1949 में हुई। सचिवालय व्यवस्था हम पढ़ेंगे। सचिवालय से तात्पर्य आपको बता दिया, सचिवों से युक्त आलय घर सचिवालय कहलाता है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार के समस्त विभागों का शीर्ष स्तर पर सामूहिक नाम सचिवालय है। राज्य सरकार के जितने भी विभाग है, सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को विभागों में बांटा जाता है और उन विभागों का शीर्ष स्तर पर सामूहिक जो नाम है वो सचिवालय है। तो राज्य सरकार के जो समस्त विभाग सम्मिलित रूप से राज्य सचिवालय के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई। इससे पूर्व राजपूताना की देश की रियासतें अपने अपने ढंग से शासन कार्य संचालित करती थी। ठीक है, अब सबसे पहले राजस्थान में सचिवालय कार्य की शुरुआत जयपुर में विधायक निवास भवन में की गई। ठीक है, अब ये जान लेने के बाद आप समझ गए सचिवालय से क्या तात्पर्य, ये आप समझिए आपकी स्लाइड में। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कभी 1949 में हुई। ठीक है, अप्रैल 1949 में। और सचिवालय की आवश्यकता उपाधि क्या है, क्यों हम सचिवालय रखते हैं? अगर हम आज देखें राजस्थान में सचिवालय में कुल करीब 8000 से ज्यादा कार्मिक पदस्थापित है राजस्थान शासन सचिवालय में, जहां संपूर्ण राजस्थान के लोक सेवकों की संख्या तो 6.5 लाख के आसपास है, लेकिन राजस्थान में जो शासन सचिवालय में है कुल 8000 के स्थापित कार्मिक है। वर्तमान में जो शासन सचिवालय है वो पहले आपको बताया कि पहले विधायक निवास में शुरू हुआ, अप्रैल 1949 में इसको शीश की स्थित भव्य भवन में स्थानांतरित हुए। ठीक है, तो सचिवालय की आवश्यकता उपादेयता इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है, सचिवालय की क्यों स्थापना की गई है? देखो, राजनीतिक मंत्रियों के पास मैंने आपको बताया समयाभाव होता है, कम समय की कमी होती है, वो राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। अतः प्रशासनिक कार्य और निर्णयों को सचिवालय के अधिकारी निष्पादित करते हैं। इस कारण सचिवालय की आवश्यकता है। राजनीतिक मंत्री जनसाधारण में लोकप्रिय अवश्य होते हैं, पॉपुलर होते हैं वो जनता में, किंतु उन्हें शासन संचालन का पूर्ण ज्ञान या कौशल नहीं होता है। शासन संचालन कैसे करना है इसका मंत्रियों को जनरली ज्ञान नहीं होता, इतने एक्सपर्ट नहीं होते। अतः सचिवालय के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं, इसलिए सचिवालय की आवश्यकता रहती है। वस्तुतः मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न दलों की सरकारें सैद्धांतिक या व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अस्थिर होती है। मंत्रिपरिषद की जो मंत्रिपरिषद या विभिन्न दलों की सरकारें होती है ना, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली अस्थिर होती है, मतलब कभी भी जा सकती है, या 5 साल बाद चुनाव के बाद तो जाना ही जाना है। जबकि सचिवालय एक स्थायी व्यवस्था है, अतः सरकारों के पतन के समय भी प्रशासन निर्बाध गति से चलता रहता है। उच्च स्तरीय नीति योजना कार्यक्रम तथा विधि निर्माण में सचिवालय परामर्शदाता, सूचना स्रोत तथा ड्राफ्ट्समैन की भूमिका निर्वाहित करता है। हाई लेवल पे जो पॉलिसी बनाना हो, प्लानिंग करनी हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो, लॉ मेकिंग करना हो, तो उसमें सचिवालय एज एडवाइजर, इंफॉर्मेशन रिसोर्स के रूप में, ड्राफ्ट्समैन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के सदुपयोग, तंत्र पर नियंत्रण तथा निर्देशन मूल्यांकन निमित्त सचिवालय एक अनिवार्य आवश्यकता है, एक अनिवार्य चीज है। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों का मुख्य ध्येय, आधुनिक राज्य कैसे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, कल्याणकारी है। तो आधुनिक कल्याणकारी राज्यों का मुख्य ध्येय क्या है? प्रत्येक नागरिक की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। इस कार्य को मूर्त रूप देने तो सचिवालय व्यवस्था जरूरी है, ताकि कर्मचारी तंत्र को निर्देशित किया जा सके। ठीक है, भारत जैसी प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्री इच्छा का प्रतीक है, सचिव मस्तिष्क का तथा कार्यकारी विभाग हाथ पैर के समान है। हमारे यहाँ पर जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है भारत में, तो मंत्री तो इच्छा का प्रतीक है कि जनता की इच्छा क्या है ये कौन प्रदर्शित करेंगे? मंत्री। सचिव मस्तिष्क का, हेड का, दिमाग का काम करेंगे सचिव, और उस कार्यकारी विभाग जो निदेशालय है नीचे के लेवल पे, उस सर्वोच्च उच्च स्तर पर मंत्रिपरिषद राजनीतिक नेतृत्व जिनका होता है वो इच्छा का प्रतीक है। मध्य स्तर पर जो सचिव लोग होते हैं सचिवालय में, वो मस्तिष्क के समान हम उनको कह सकते हैं। और कार्यकारी विभाग मस्तिष्क के द्वारा जो भी नीतियां, निर्णय लिए गए उनको इंप्लीमेंट करने वाले विभाग हाथ पैर के समान होते हैं भारत में। तो ये सचिवालय की आवश्यकता थी। अब आपको ये और देखना है कि क्या बोलते हैं, सचिवालय का संगठन कैसा होता है। तो सचिवालय का जो संगठन है वो समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय में मंत्रालय होते हैं, उसी प्रकार
राज्य शासन सचिवालय में विभाग होते हैं, विभाग, उनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। तो राज्य के शासन का संचालन तथा सचिवालय की कार्यप्रणाली मूलतः संविधान से अनुप्रेरित होती है तथा उस राज्य का ऐतिहासिक घटनाक्रम, भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक तथा सामाजिक बाध्यताएं, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की नीतियां इत्यादि व्यापक प्रभाव डालती है। आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि भारत में राज्य प्रशासन के शीर्ष पर राज्यपाल होता है, गवर्नर, जो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य प्रशासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां अपने अधीनस्थ लोक सेवकों के माध्यम से प्रयोग करता है। सारी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर में निहित होती है, उन शक्तियों का प्रयोग उनके अधीनस्थ जो लोक सेवक है वो उनके माध्यम से गवर्नर उन शक्तियों का प्रयोग करता है। वस्तुतः किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तथा सचिवालय एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारी राज्यपाल की शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। राज्यपाल की में जो भी शक्तियां निहित होती है उनका प्रयोग मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, सचिवालय में कार्यरत कार्मिक और अन्य कार्यालयों के अधिकारी लोग उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और शासन संचालन का कार्य करते हैं। इस प्रकार राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है प्रैक्टिकल में, जो सचिवालय का नियंत्रण करता होता है। आपको जब बताया गया, आपको मैंने बता दिया कि राज्य सरकार के समस्त विभागों को शीर्ष स्तर पर सामूहिक नाम सचिवालय है। अब किसी भी राज्य के सचिवालय में कितने विभाग हो, इसका निर्धारण संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल करता है। तो मतलब राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? विभाग। मतलब कितने होंगे ये मंत्रिमंडल निर्धारित करेगा। वस्तुतः राज्यों के सचिवालय में 30-40 विभाग होते हैं, 30 से 40 के आसपास। इंडिया के अगर किसी राज्य में बात करें तो जैसे सिक्किम में 17 ही है, लेकिन जैसे हमारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो 50-70 तक विभाग है, मतलब 50 से 70 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो सचिवालय स्तर पर मंत्री तथा सचिव के निर्देशन में कार्यरत विभाग प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, विभाग का मतलब किसी एक प्रकार की जो कार्य हैं, किसी सामान्य एक ही प्रकृति के कार्य करने वाले जो विभाग है वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और वो मंत्री और सचिव, मंत्रियों का प्रकार मैंने आपको बता दिया, और सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है किसी भी विभाग का। और वो मंत्री सचिव जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वो सरकारी कार्मिक होते हैं, स्थायी होते हैं। जबकि क्रियान्वयन स्तर पर कार्यरत निदेशालय इत्यादि कार्यकारी विभाग कहलाते हैं। जो वहां पर नीति निर्धारण हुआ उनको जो क्रियान्वित करने वाले जो नीचे के सरकारी कार्यालय हैं उनको डायरेक्टरेट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, निदेशालय, आयुक्तालय, है ना, इत्यादि नाम है उनके। तो सचिवालय के किसी प्रशासनिक विभाग के अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों की संख्या उस विभाग के कार्यों तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए, सचिवालय में कोई विभाग है, प्रशासनिक विभाग, अब प्रशासनिक विभाग के अधीन क्या होंगे? अन्य जो भी कार्यकारी अभिकरण होंगे, जो अधीन कार्यालय होंगे, अधीनस्थ कार्यालय होंगे, संलग्न कार्यालय होंगे, वो उस विभाग के द्वारा किए जाने वाली कार्यों पर निर्भर करता है कि वो कितने होंगे, कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, बहुत से कार्य करना पड़ता है, तो उसके अधीन विभागों की जो संख्या होगी वो ज्यादा हो सकती है। सॉरी, उसके अधीन विभाग जो संलग्न कार्यालय होंगे या अधीनस्थ कार्यालय होंगे वो ज्यादा हो सकते हैं, और कुछ विभाग जिनमें कार्य कम होते हैं उनके कम हो सकते हैं। जैसे वित्त विभाग के अधीन तो 10 कार्यकारी संस्थाएं निदेशालय कार्यरत है, 10 वित्त विभाग के अधीन। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन कोई निदेशालय नहीं है, है ना। तो वह डिपेंड करता है कि उस विभाग के जो कार्यों की प्रकृति क्या है। तो मतलब भारत में प्रमुख विभाग जो प्रशासनिक विभाग जो है उनका अगर मैं नाम लूं तो निम्नलिखित है। आप दैनिक उसमें यूज में सुना होगा आपने इनका नाम। कृषि विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास जल उपयोगिता विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, नागरिक विमानन विभाग, है ना, नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ये विभाग है शासन सचिवालय में। सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, है ना, निर्वाचन विभाग, संपदा विभाग, आबकारी विभाग, वित्त विभाग, खाद्य विभाग, वन विभाग, न्याय विभाग, जल संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, सिंचाई विभाग, नगरीय विकास विभाग, कारागार विभाग, श्रम विभाग, भाषा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय स्वशासन तथा आवासन विभाग, खान विभाग, है ना, संसदीय मामले विभाग। ये कुछ मैंने प्रमुख विभागों के नाम लिए हैं जो आपको ध्यान में रखने, जैसे पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, आयोजना विभाग, ऊर्जा विभाग, सांख्यिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, है ना, शिक्षा विभाग, युवा मामले में खेल विभाग, महिला बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग, विभागीय जांच विभाग, ये इत्यादि कुछ प्रमुख विभाग है। जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिकी, भूजल विभाग इत्यादि प्रमुख सचिवालय में विभाग है, शीर्ष स्तर पर जो विभाग होता है, और ये अपने नाम के अनुरूप जो इनको दायित्व कार्य होते हैं उनका कार्यों का संपादन करते हैं। इन प्रमुख विभागों के अलावा कुछ विभागीय दर्जा प्राप्त संगठन भी होते हैं राज्य शासन सचिवालय में, मतलब सरकार के राज्य स्तरीय अगर हम प्रशासन में देखें तो उनको विभागीय दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वो पूर्ण विभाग नहीं होते। जैसे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मंत्रिमंडल सचिवालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यमंत्री सचिवालय का नीति नियोजन प्रकोष्ठ इत्यादि विभागीय दर्जा प्राप्त संगठन होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र अधिकरण भी होते हैं और भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती है जो शासन संचालन में राजस्थान में अपना योगदान देती है। जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग ले लीजिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ले लीजिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, निःशक्त आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग इत्यादि है स्वतंत्र अभिकरण है, और ये भी दैनिक शासन प्रशासन के संचालन में अपना योगदान देते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अधिकरण, निगम, बोर्ड, लोक उपक्रम इत्यादि कार्य रहते हैं जिनका विवरण मतलब आप समय समय पर जब आपको क्लासेस में आएगा उनमें आप पढ़ते रहेंगे। तो ये इत्यादि जो बातें हैं जो मैंने आपको बताया, ये किसी भी शासन सचिवालय में विभाग है। तो इन विभागों के आधार पर हम ये जान गए हैं कि किसी भी सचिवालय का संगठन इनके अनुसार होता है। अगर हम देखें कि प्रशासनिक अधिकारियों का, ये तो विभाग हो गया, किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का क्या संगठन होता है। देखो किसी भी विभाग में तो जो शासन सचिवालय हमने पढ़ा, इनमें आपको सबसे पहले ये देखना है संगठनात्मक दृष्टि से, हम ये पढ़ रहे थे शासन सचिवालय का संगठन। तो संगठनात्मक दृष्टि से राज्य सचिवालय का जो मुखिया होता है वो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सबसे सर्वोच्च मुखिया शासन सचिवालय का संबंधित राज्य, किसी जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उसके संबंधित मुखिया होते हैं, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी होता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य जो होते हैं सचिवालय के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रभारी होते हैं। जो जिस विभाग के जो मंत्री होंगे वो उस विभाग के राजनीतिक प्रभारी होते हैं। स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग तथा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास होते हैं, और इन विभागों के जो इन विभागों में के कैबिनेट मंत्रियों के अधीन राज्य एवं उपमंत्री स्तर के मंत्री भी हो सकते हैं, जो मंत्रिपरिषद के हमने प्रकार पढ़ा। समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, देवस्थान विभाग जैसे छोटे विभाग है, ये प्रत्यक्ष स्वतंत्र प्रभार वाले किसी राज्य मंत्री के अधीन रखे होते हैं, तो वही उनके राजनीतिक प्रभारी होते हैं। तो किसी विभाग के शीर्ष पर कितने मंत्री होंगे इसका निर्धारण विभाग की कार्यशैली, आकार, उत्तरदायित्व तथा मुख्यमंत्री की मंशा पर निर्भर करता है। ये आपको मंत्रिपरिषद के वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। कई बार एक मंत्री कई विभागों का मंत्री भी बनाया जा सकता है ना। किसी विभाग में किसी स्तर का मंत्री होगा, वह किन किन कार्यों का निर्वहन करेगा इत्यादि का वर्णन रूल्स ऑफ बिजनेस में वर्णित किया जाता है। अब ये तो राजनीतिक। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभाग का मुख्य अधिकारी शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव होता है। शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम स्केल का अधिकारी आसीन होता है। सचिव या मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रमुख शासन सचिव पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी पदस्थ है, और वो भी सुपर टाइम स्केल का, मतलब बहुत सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। सचिव के अधीन जो है जो संयुक्त शासन सचिव होते हैं, है ना, उनके नीचे ये होते हैं उप सचिव होते हैं, फिर उनके नीचे सहायक शासन सचिव होते हैं, और फिर उनके नीचे अनुभाग अधिकारी होते हैं, फिर प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और अन्य मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। जो स्लाइड में आपके स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी भी विभाग के। शासन सचिवालय पर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। किसी भी राज्य के शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, और किसी विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं। उनकी स्केल के अनुसार, उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनको अतिरिक्त मुख्य सचिव का दर्जा देकर किसी विभाग का मुखिया बनाया जा सकता है, या उनको प्रमुख शासन सचिव का नाम भी दिया जा सकता है सीनियर हो तो, या फिर शासन सचिव, और उनके नीचे मैंने आपको बताया संयुक्त शासन सचिव, उप सचिव, सहायक शासन सचिव, अनुभाग अधिकारी और अन्य मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। तो इस प्रकार उप सचिव पद पर, जो उप सचिव पद है, इस पर कौन कौन व्यक्ति आसीन हो सकते हैं। भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी, बहुत सीनियर नहीं होते वो, राजस्थान प्रशासन सेवा के अधिकारी, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी, राजस्थान सचिवालय सेवा का अधिकारी, या अन्य जो सेवा के अधिकारी होते हैं। ये हुआ एक स्ट्रक्चर जो आपको मतलब राज्य प्रशासन का जो संगठन है उसमें आपको इनको आपके ये समझ में आ गया होगा कि राज्य शासन सचिवालय के जो अधिकारी गए उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो हुआ स्ट्रक्चर के बाद आपको देखना है कि सचिवालय स्ट्रक्चर जान लिया आपने, तो स्ट्रक्चर के बाद अब जो नेक्स्ट इस टॉपिक का पोर्शन बचा वो ये है कि सचिवालय
कि राजस्थान शासन, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में शासन सचिवालय की विशेषताएं क्या है और राजस्थान शासन सचिवालय के कार्य क्या है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि राजस्थान शासन सचिवालय की विशेषताएं क्या है और इसके प्रमुख कार्य क्या है।